गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल तक मेरी संग की औरतें पाठ पढ़े थे। जो लेखिका है मृदुला गर्ग, वह अपनी नानी के बारे में बता रही हैं कि उन्होंने अपनी नानी की कहानी तो नहीं सुनी, नानी से कहानी तो नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी ज़रूर सुनी है। वह अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि उनकी माँ बहुत ही संस्कारी थी और जो नए युग के चाल में उनको ढलना था वैसे नहीं ढल पाई, लेकिन आज़ादी को बाखूबी समझती थी। वह कहती हैं कि नानी स्वतंत्रता सेनानी नानी जी की साथ मतलब हमारी मम्मी की शादी वकील साहब से हुई थी। और यहाँ आगे देखना यहाँ पे क्या होता है। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के घर लिए आप वर तय करेंगे। लेखिका अपनी नानी के संबंध में कहती है अपने पति के दोस्त से कि आप मेरे लड़की की शादी आप तय करेंगे। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पति जो हैं वो तो साहब हैं वकील हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहब से हो, फरमानदार मतलब जो एक नौकर होता है या फिर आज्ञाकारी होता है उनसे हो। अब अपनी तरह आज़ादी के सिपाही ढूंढकर उनको शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए कोई जुनून ना हो। इससे ये तात्पर्य था कि नानी भले चार दीवारी के अंदर रहती थी, उसको आज़ादी नहीं थी, लेकिन वह देश की आज़ादी को बाखूबी समझती थी। इसलिए उनका सोच था कि मेरी बेटी की शादी ऐसे नौजवान से हो जो देश की रक्षा करता हो। आगे बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल लेखिका कहती हैं, बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्हें नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया। नाना को कभी बाहर आने जाने से मना नहीं किया, ना उनमें साझेदारी की और ना ही उनका साथ दिया। उनकी लाइफ स्टाइल में भी साथ नहीं दिया, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं और पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य जब अपनी ज़िंदगी को दूसरी के ज़िंदगी की तरह ना जीकर स्वयं की तरह जीता, मतलब स्वयं उसको जैसे जीवन जीने की आस हो वह अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीता है, तो यही सबसे बड़ी आज़ादी होती है। आगे यहाँ पास लेखिका कहती हैं कि खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने में अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया, और जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक भी नहीं था और हमारे बाबूजी के पास पैतृक संपत्ति तो थी नहीं। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सदा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। उनका यह हाल था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चन खा जाती थी, कमर भारी हो जाती थी। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, मतलब बहुत ही साफ सुथरा और संस्कारी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश भी नहीं की, मतलब उनके सभ्यता को किसी ने भी लांछन लगाने का या फिर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजहें थीं। क्यों? क्योंकि पहली तो वह हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह, मतलब बासिंदों का मतलब होता है रहने वालों की तरह, भारत में रहने वाले हर नागरिक की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, मतलब साहबों से उनका लेना देना था, साहबों से उठक बैठक था। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, और मेरे मम्मी के जो पापा हैं मतलब हमारे नाना, वो साहब थे ही। बस जात में से वो हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज लगते थे। कौन? हमारे नाना, क्योंकि वो विदेश में पढ़े थे वकालत करने गए थे विदेश, और वहाँ से उन्होंने विदेश से वकालत करके आया था, इसलिए उनका जो रंग ढंग है सब अंग्रेज का था, लेकिन वो जात से हिंदुस्तानी, मतलब अपनी
परंपरा से क्या थे, वो हिंदुस्तानी थे, इंडिया के थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। अब समस्या तो ये था कि हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे वो अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब की खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उनके साहिबी ससुर का ही था। भले ही वहाँ नौकरी करते हमारे पापा जितनी भी शोहरत कमा लें, लेकिन उस घर में दबदबा जो है हमारे मतलब हमारे दादाजी का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या और कोई परिकथा होती। कहने का तात्पर्य कि हमारे जो मम्मी हैं उस लड़के को, मतलब जो सिरफिरा लड़का था, उसको हमारी मम्मी से शादी करा दिया गया। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं। ऐसा मानो जैसे कि उनकी सोची हुई बात पूरी हो गई हो, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना देती है। जो कहानी को मैं लिख रही हूँ, मानो कि इसको वह और रंग भर देने का कार्य कर रहा हो। दूसरी वजह माँ की आखिरी शख्सियत, अपनी शख्सियत थी। शख्सियत का मतलब होता है व्यक्तित्व। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी की ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम करने के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी माँ बहुत नाजुक थी, कोमल थी, उनका शरीर बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए उनको किसी भी तरह से ठोस कार्य नहीं कराया जाता था। ये ज़रूर है कि उनको कोई भी कार्य कराने के लिए घर में जब कोई भी राय लिया जाता था, कोई भी कार्य किया जाता था, तो हमारी मम्मी से राय ज़रूर लिया जाता था। और अपनी दादी को कई बार हमने कहते भी सुना है कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। मतलब हम हाथी से हल नहीं जुतवाते, हमारे पास बैल हैं। कहने का तात्पर्य कि जो खेती नहीं कर सकता, जो कार्य को नहीं कर सकता, उससे कार्य करवाने से कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि कार्य करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए हमारे पास बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सही प्राणी मुस्तैद रहते थे। कहने का तात्पर्य कि हमारी माँ हमसे ममता रखे ना रखे, लेकिन घर के सारे सदस्य हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा हमसे प्यार करने के लिए, दुलार करने के लिए तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। कहने का तात्पर्य कि दादी तो प्यार दुलार करती है उनकी, और जो बहुएं हैं और जो बड़ी दादी हैं वो तो करती हैं, सिर्फ वही बस नहीं, हमारे पिताजी भी हमसे बहुत प्यार करते थे। पर ठोस काम करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, लेकिन ठोस काम ना करने का तात्पर्य ये नहीं था कि माँ जो है हमारी, वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकती थी। अर्थात उनको भी आज़ादी का जुनून था, कम वह भरपूर था और अपने तरीके से भरपूर निभाती भी थी। मतलब उनको अपनी आज़ादी को, अपने ज़िंदगी को बहुत आज़ादी से जीती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस दिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य को जो है अपनी ज़िंदगी अपनी आज़ादी के साथ जीना चाहिए, दूसरे से पूछकर नहीं कि मैं कैसे जीऊँ, बल्कि स्वयं के निर्णय से कि मुझे ऐसे जीना है। तो वही सच्ची आज़ादी है और वही ज़िंदगी जीने का मज़ा है। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया। हमारी माँ हमसे प्यार तो करती थी, लेकिन दिखाया नहीं। ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी, और हमको कभी नहीं सिखाया कि अच्छी पत्नी, जैसे आजकल की माएँ अपनी बेटी को बचपन से ही सिखाती हैं कि ससुराल जाएगी, बेटी है यहाँ वहाँ जाके बहू बनेगी, अच्छे से रह, जल्दी उठ। ऐसा हमको माँ जी कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, और वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। लेकिन सीख न देने का सबसे बड़ा वजह ये था कि माता जी को सीख न देने की रुचि ही नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा, संगीत सुनने में। वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। और फिर भी, जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे और ना उनके
आम औरत होने की अपेक्षा। कहने का तात्पर्य कि हमारी माँ जो है बहुत नाजुक थी, घर में कोई उनसे काम नहीं कराता था और वह काम करे ऐसा उनसे आशा भी नहीं की जाती थी, और वह काम नहीं करती थी इसलिए मतलब इस कारण से उनका कोई नाम भी नहीं लेता था कि वो काम नहीं कर रही है, बैठ के खा रही है, ऐसा कोई भी नहीं था। हमारी माँ बहुत स्वतंत्र थी, आज़ाद थी और घर में किताबें पढ़ते रहती थी। फिर भी आम औरत की तरह होने का अपेक्षा ससुराल वाले नहीं रखते थे। अब उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी ना जाने, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। अब वह ना तो पत्नी का व्यवहार निभाती थी, ना माँ का, और ना ही बहू का कर्तव्य का पालन करती थी। फिर भी ना जाने लोग उन पर श्रद्धा रखते थे, उनके व्यवहार के दीवाने थे। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण है। अब हमारी माँ साहबी खानदान की तो थी ही, क्योंकि हमारे जो नाना थे पेशे से वकील थे। अब वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। हमारी माँ की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अगर कोई उसे गुप्त बात बताया है तो वो जो माँ हमारी होती थी वह उस गुप्त बात को दूसरे से नहीं कहती थी। ये दो विशेषता थी उनमें। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। अब झूठ ना बोलने के कारण घर वाले उसे हमेशा आदर देते थे। और दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्ती, और बाहर वालों की क्या, जो दोस्त होता है वो गुप्त बातों को बताता है, और जब विश्वास हो जाता है कि यह मेरा पोल नहीं खोल रहा है तो उससे अधिक प्रगाढ़ मित्रता हो जाती थी। यही कारण था कि बाहर वालों से उनकी भी दोस्ती थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, लेकिन माँ की जो जिम्मेदारी होती है हमारे पिता पूरा कर देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, भले वह चिट्ठी हम एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों ना हो, लेकिन कोई पूछता नहीं था कि उसमें क्या लिखा होता है। और माँ यह जानने को बेहाल हूँ कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, लेकिन माँ जो है हमारी यह जानने के लिए हमेशा बेहाल होती थी कि वह बीमारी से ठीक हुई या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इस निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। कहने का तात्पर्य कि हमारा घर छोटा था। छोटे घर कंजेस्टेड जगह में जीना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सब लोग अपने अपने हिसाब से प्राइवेसी रखते थे। और यही वजह था कि हम तीनों भाई बहन और हमारा छोटा भाई हम एक लेखन के हवाले हो गए, मतलब लेखक का कार्य करने लगे, लेखक या लेखिका का कार्य करने लगे, साहित्य लेखन करने लगे। अब लीक से खिसके, लीक मतलब होता है रास्ता, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होंगी तो गनीमत रहती। अब हमारे जो संस्कार होता है घर का, उस रास्ते से अगर सिर्फ नानी और माँ ही खिसके होते तो एक अलग बात थी, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर जाने का बहुत शौक था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमारी दादी भी थी, और वो भी मतलब जो एक परंपरा होता है, जो एक रिवाज होता है बहुओं का घर में, तो वो उनके पास भी थी। उसको भी रास्ते से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोती आ जाएंगी तो इसे दान कर देंगी। फजल मतलब आशीर्वाद से, इच्छा से। हमारी परदादी कहती थी, सुना है कि अगर उनके पास कभी 2 से 3 धोती आ जाए तो एक दान करने की कोशिश हमेशा करती थी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेकिन हमारी परदादी का अपरिग्रह का मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना, तो समाज में जोड़ने का ऐसा कोई हरकत माना नहीं जाता था। जोड़ सकते थे, एकत्रित कर सकते थे, लेकिन हमारी दादी माँ का जो असली जलवा, असली काम जो है मेन, वो तो गर्भवती हमारी माँ जब थी तब देखने को मिला। मतलब ऐसा बेटी कह रही हैं कि मैं ऐसा सुनी हूँ। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी जो बहू है
उनका पहला बच्चा लड़की हो और यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। लेकिन इसके बाद भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या बोला कि उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी ने बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। लेकिन माँ जी से वो जो है बेचारी जो परदादी थी वह सोचती थी कि मैं कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए उसने माँ जी से क्या एक कन्या पहला बच्चा कन्या के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी के भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। इससे पहले जो भी बहुएं थी वहाँ पे तो पहला बच्चा बेटा ही था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर अर्थात नियमतः मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जिस गांव में रहते थे उनका नाम था नकुड़। पूरा गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। मतलब जो बोलना होता है सामने बोलती हैं, बेतार कतार नहीं। मतलब मन में कोई बात नहीं रखती, सामने जाके वहाँ ऐलान कर दी कि पहला बच्चा बेटी होना चाहिए। अब इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। अब जैसा लगता हो कि माँ और भगवान का बनता है, मतलब पूरी तरह से माता की बातें को भगवान सुनते हैं। तो जैसे इधर इच्छा प्रकट की जाती है वैसे भगवान उनको आशीर्वाद भी दे देते हैं। अब मेरी दादी तो पहली मर्तबा से ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ की आरजू किस तरह कदर रंग लाएगी उनका कोई भी गुमान ना रहा होगा। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतने ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में फिर आगे बताएंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।